हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं दोस्तों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक स्वरूप के संदर्भ में। जैसे कि आपको ज्ञात है, कल हमने पढ़ा था भारत के चैनल और भारत के स्थलीय सीमा, यानी कौन सा चैनल किसको अलग करता है या किसके मध्य पड़ता है। जैसे हमने बात करी थी 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के मध्य पड़ता है, इस तरह से। फिर उसके बाद हमने भारत की स्थलीय सीमाओं को जाना था कि भारत जो है सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ, और 4096.7 किलोमीटर सीमा बनाता है। वहीं हमने बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार, ठीक है, इन सबके साथ भारत कितनी सीमा बनाता है, इनको हमने पढ़ा था। अब आज जो हम बात करेंगे, इससे आगे के टॉपिक पर बात करेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। भारत का भौगोलिक स्वरूप या भारत का भौगोलिक विभाजन यदि हम बात करें तो भारत का जो भौगोलिक यानी भूमिगत आधार पर विभाजन किया गया है वह मुख्यतः 4 भागों में किया गया है। और वह 4 भाग कौन कौन से है। नंबर 1 आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और नंबर 2 पड़ता है आपका प्रायद्वीपीय पठार, और नंबर 3 मध्य का विशाल मैदान, और नंबर 4 पड़ता है आपका तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसको जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे हिमालयों को लेकर के प्रश्न बनता है, नंबर 1 हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार को लेकर के इसको भी 2 भागों में बांट दिया है, नंबर 1 पर्वत और नंबर 2 पठार। और यदि हम बात करें मध्य के विशाल मैदान की, तो मध्य के विशाल मैदान को जो है 3 भागों में बांट दिया। यहाँ से हम पढ़ेंगे क्या, जैसे सिंधु का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और उत्कल का मैदान। और यदि हम बात करें यहाँ से, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ने वाले हैं। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को जो है वो मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। और इन 3 भागों की भी यदि हम बात करें तो जैसे आपका हिमालय को लेकर के प्रश्न बन जाता है, एक आ जाता है आपका हिमालय फिर ट्रांस हिमालय, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। नंबर 1 आया था आपका हिमालय, नंबर 2 पर आया था आपका ट्रांस हिमालय, और नंबर 3 पर आ जाता है आपका पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। और यहाँ से यदि हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांट रखा है। और वह 3 भाग कौन कौन से हैं नंबर 1 आ जाता है महान हिमालय, नंबर 2 आ जाता है आपका यहीं पर लघु हिमालय, और नंबर 3 जो आ जाता है वह आ जाता है बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि हिमालय के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या कि हिमालय को 3 भागों में नंबर 1 है आपका महान हिमालय, नंबर 2 लघु हिमालय, और नंबर 3 पड़ता है आपका बाह्य हिमालय, ठीक है। तो हम जो अब चर्चा करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को लेकर, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमालय के संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट अपना कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो भारत का भौगोलिक स्वरूप के आधार पर इसे इतने भागों में बांटा गया, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया सामान्यतः। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब यदि हम बात करें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, तो देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ने वाले हिमालय को, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में मुख्य रूप से जो आता है वह क्या आता है, हिमालय आता है, ठीक है। और हिमालय की यदि हम बात करें तो जो हिमालय है वह आपका जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और सीधा यहाँ से कहाँ तक,
अरुणाचल प्रदेश तक चलता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न ये बनेगा कि हिमालय जो शुरू होता है वह कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश तक चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि जो हिमालय है, भारत में हिमालय की लंबाई कितनी है? तो लंबाई या कहते हैं, हम इसको कह देते हैं विस्तार। तो भारत में इसकी लंबाई और विस्तार को लेकर के जो प्रश्न बनता है, कुल लंबाई जो है इसकी 2500 किलोमीटर है और कहीं कहीं कई किताबों में जो है 2400 किलोमीटर दे रखा है। 2400 किलोमीटर देने का कारण क्या है? मुख्यतः हिमालय की पर्वत श्रृंखला से जो है कई नदियां उद्गमित होती है, नदियां निकलती हैं। तो जब नदियां निकलेंगी तो वह भी अपने किसी कुछ क्षेत्र को घेरेंगी, इसलिए जो है नदियों को हटा करके या नदियों समेत जो मतलब नदियों को हटा करके 2400 किलोमीटर इसका विस्तार बता दिया जाता है। नहीं तो कुल विस्तार जो है इसका वह 2500 किलोमीटर पड़ता है। तो यदि हम बात करें हिमालय के विस्तार की, इसका जो विस्तार है वो 2500 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या कि जैसे हमने जाना भारत के भौगोलिक स्वरूप के आधार पर हिमालय को, तो देखिए हिमालय, इसके संदर्भ में हम बात ये करते हैं कि जो हमारा हिमालय पड़ता है, ये वाला जो भाग है हमारा, ये सारा हिमालय के अंतर्गत आता है। ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है ये सारा का सारा हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं क्या कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वह कहाँ पर है? तो प्रायद्वीपीय जो भारत पड़ेगा आपका, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो पड़ेगा आपका वह प्रायद्वीपीय भारत पड़ेगा। ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत। और यदि हम बात करें तो प्रश्न बन जाता है मध्य के मैदान को लेकर के, तो बाकी ये जो क्षेत्र बचा ये क्या हो गया? मध्य का मैदान हो गया, या हम कह देते हैं मध्य का विशाल मैदान। तो यहाँ पर ऊपर वाला क्षेत्र जो हो गया ये पूरा का पूरा क्या हो गया? हिमालय। तो भारत के भौगोलिक स्वरूप की यदि हम बात करें तो जैसे कि मैंने लिखा था, सामान्यतः भारत के भौगोलिक स्वरूप को या भौगोलिक विभाजन को 4 भागों में किया गया है। उन 4 भागों की यदि हम बात करें तो पहला ऊपर का भाग आ गया हिमालय का, और जो बीच का ये वाला भाग है, ये जो बच रहा है ये वाला, ये आ गया आपका किसका? मध्य का मैदान, ये मध्य का विशाल मैदान। और ये वाला जो भाग आ गया ये आ गया प्रायद्वीपीय भारत। और यदि हम बात करें यहाँ से तो प्रश्न ये भी बन जाता है तटीय प्रदेश को लेकर के, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता है आपका तटीय प्रदेश। ठीक है, ये वाला क्षेत्र तटीय प्रदेश। ठीक है, इसके बाद इससे आगे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो सीधी चर्चा करेंगे हिमालय पर, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है वह है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में महत्वपूर्ण चीज जो है वो आती है हिमालय। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं हिमालय के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो देखिए हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्या कि 2 प्लेटें होती हैं। ठीक है, इसके संदर्भ में सिद्धांत पूछा जाता है जिसे कह देते हैं प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। 2 प्लेटें होती है, एक यूरेशियन प्लेट होती है और एक भारोपीय प्लेट होती है। इन प्लेटों में जब अभिसरण होता है या अभिसारी गति होती है, यानी टकराव होने के कारण जब ये खिसकती है, तब इसके मध्य से जो है उत्पत्ति होती है तैतीस सागर की, और तैतीस सागर से ही जो उत्पत्ति होती है वह होती है हिमालय की। ठीक है, तो मैं इन सारी बातों को लिखने वाला हूँ, जरा थोड़ी देर के लिए ध्यान अपना इधर दीजिए। क्या एक होती है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। दूसरी होती है भारोपीय प्लेट, या हम कह सकते हैं भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। लो इसको भी लिख दो।
यूरेशियन प्लेट और भारोपीय प्लेट की यदि हम बात करें, इन दोनों प्लेटों के मध्य जो गति होती है उस गति को कहते हैं अभिसारी गति, या ऐसे कह दिए जब ये प्लेटें धक्का देती है और धक्का देने के कारण ये जब विपरीत दिशाओं में जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में खिसकती हैं, तो यहाँ पर भूसन्नति होती है। और यदि हम बात करें क्या प्रक्रिया होती है, भूसन्नति, भूसन्नति होती है। और भूसन्नति के कारण यहाँ पर जो निर्माण होता है एक बहुत बड़े जलाशय का निर्माण होता है, जिसे कह दिया जाता है टेथिस सागर। टेथिस सागर, बहुत बड़े जलाशय का निर्माण होता है जिसे संज्ञा दे दी जाती है टेथिस सागर की। और टेथिस सागर से ही उत्पत्ति होती है किसकी, हिमालय की। यहीं से उत्पत्ति होती है हिमालय की, उत्पत्ति बराबर हिमालय। अब देखिए आगे क्या प्रश्न बनता है, आगे प्रश्न ये बनता है कि एक कालखंड को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि जो साइनोजोइक कालखंड होता है आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, साइनोजोइक कालखंड लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले इन दोनों प्लेटों में जो है ना अभिसरण हुआ। जब इन दोनों प्लेटों में अभिसरण हुआ तो भूसन्नति हुई, और भूसन्नति के कारण जो है पृथ्वी में क्या हुआ, वलन हुआ। वलन का मतलब क्या है कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चट्टानें निकलने शुरू हो गई, और उस वलन को ही, उस वलन ने ही आगे चढ़ के निर्मित रूप लिया किसका, बलित पर्वतों का। और यदि हम बात करें बलित पर्वत की, तो उस नवीन बलित पर्वत को आगे चल करके संज्ञा दे दी गई किसकी, नवीन हिमालय की। ठीक है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ क्या कि जब इन दोनों प्लेटों में, यहां पर बना देता हूं मैं फिर से, जब इन दोनों प्लेटों में भूसन्नति हुई तो भूसन्नति के कारण टेथिस सागर से यहां से जो है ना पृथ्वी में क्या हुआ, वलन हुआ। पृथ्वी में वलन हुआ, और इस वलन के कारण निर्माण हुआ नवीन वलित पर्वत का, नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। और यदि हम बात करें नवीन वलित पर्वत की, तो आगे चल करके इसे संज्ञा दी गई, किस चीज की संज्ञा दी गई, हिमालय की संज्ञा दी गई। ठीक है, हिमालय की संज्ञा दी गई। अब आगे प्रश्न और क्या क्या बनते हैं, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत पूछा जाता है जिसे कह देते हैं प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। तो प्रश्न क्या बनता है कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किससे संबंधित है, हिमालय की उत्पत्ति से। और कई चीजों के संदर्भ में प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि ये जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है ये दिया किसने था। तो मैं लिख देता हूं कि हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत पूछा जाता है, सिद्धांत, तो उस सिद्धांत का नाम मिलता है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी का, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। और ये सिद्धांत की यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनेगा प्लेट विवर्तनी की कहते हैं, क्या कहते हैं, बात है क्या, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। ये प्रश्न बनेगा ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत जो दिया था, ये दिया था हैरी हेस ने। हैरी हेस ने यह सिद्धांत दिया था, और यह दिया था 1962 में। फिर प्रश्न ये बनता है कि जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है इसकी व्याख्या किसने दी थी, तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की व्याख्या जो दी थी डब्ल्यूजे मार्गनेडी ने दी थी। ठीक है, तो इसकी, इस सिद्धांत की व्याख्या, व्याख्या का मतलब कि ये सिद्धांत होता क्या है, इसकी व्याख्या दी थी डब्ल्यूजे मार्गनेडी ने, डब्ल्यूजे मार्गनेडी ने। ठीक है, डब्ल्यूजे मार्गनेडी ने जो है इस सिद्धांत की व्याख्या दी। फिर प्रश्न ये बनता है क्या कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग, या हम कहते हैं ये जो शब्द है प्लेट विवर्तनी का, प्लेट विवर्तनी का, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो विल्सन ने किया था। और विल्सन जो थे वह कनाडा के एक विद्वान थे, यानी प्रयोग, शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग जो किया था वह विल्सन ने किया था। और विल्सन कहाँ के थे, कनाडा के। आगे और क्या प्रश्न बनते हैं यहाँ से,
सीधा सीधा हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपने याद रखना है हिमालय की उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई है। या हम कह सकते हैं कि हिमालय का भूगर्भ किसे कहा जाता है, तो हिमालय का भूगर्भ जो कहा जाता है वह तैतीस सागर को कहा जाता है। हिमालय का भूगर्भ या गर्भगृह, हिमालय का गर्भगृह, गर्भगृह यानी जहां से उत्पत्ति हुई तो वह क्या है, तैतीस सागर। आगे प्रश्न क्या बनता है, आगे प्रश्न ये बनता है कि काल को लेकर के प्रश्न पूछ लेता है क्या, कि हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति की यदि हम बात करते हैं तो साइनोजोइक कालखंड में हुई, और साइनोजोइक कालखंड का ही भाग या दूसरा रूप कहलाता है टर्सरी काल। आपसे प्रश्न ये बनेगा या तो साइनोजोइक काल पूछेगा या साइनोजोइक कालखंड का भाग पूछेगा, जिसको कहते हैं टर्सरी काल। तो दोनों में से दोनों को याद रखना, किसी एक को आपसे पूछ सकता है। तो हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में यदि हम बात करें काल की यानी कालक्रम, तो कालक्रम साइनोजोइक काल, साइनोजोइक कालखंड या इसके दूसरा रूप टर्सरी काल, टर्सरी काल। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है। फिर प्रश्न बनेगा कि हिमालय जो पर्वत है वह कैसी श्रृंखला का या किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है, यानी नवीन बलित पर्वत का उदाहरण क्या है, हिमालय। फिर हम बात करते हैं कि विश्व में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वे सिर्फ और सिर्फ नवीन बलित पर्वतों का उदाहरण है। ठीक है, तो हिमालय क्या है, नवीन बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है हिमालय। और यदि हम बात करें कि विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, जितनी भी ऊंची चोटियां वो सब क्या है, बलित पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों ये था हमारा हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के। इससे आगे की बात हम आगे करेंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं हिमालय के संदर्भ में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम बात करते हैं तो जितने नक्शे की हमें आवश्यकता है इतना नक्शा ही हमने बना दिया। ठीक है, क्या कि हिमालय जो शुरू होता है वह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है। ठीक है, हिमालय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर यानी जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और सिंधु का गार्ज नदी से और अरुणाचल प्रदेश तक चलता है। तो हिमालय जो शुरू होता है वो सिंधु नदी गार्ज से, ठीक है, सिंधु नदी गार्ज से शुरू होता है। ये कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। सिंधु नदी गार्ज क्या है इसको समझ लेते हैं क्या, कि जब सिंधु नदी राजस्थान से निकलते हुए भारत में प्रवेश करती है, पर्वत श्रृंखलाओं काटते हुए, जब भारत में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद यानी दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। जब यह पर्वत श्रृंखला से नीचे गिरती है जम्मू कश्मीर में तो एक बहुत बड़े गहरे या खड्डे या जिसे बोल देते हैं गार्ज का निर्माण करती है। और प्रश्न ये बनता है कि विश्व में सबसे गहरा नदी गार्ज किस नदी का है, तो सिंधु नदी का, लगभग 5181 मीटर गहरा गार्ज है। तो आपने याद रखना है कि जो हिमालय है, हिमालय की जो हिमालय जो शुरू होता है वो भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से शुरू होता है और सिंधु का गार्ज से शुरू होता है। और यदि हम बात करें तो जितनी भी हिमालय से निकलने वाली या भारत के संदर्भ में जितनी भी नदियां हैं यहाँ से नदियां उद्गमित होती हैं। ठीक है, हिमालय तंत्र की नदियां यहाँ से उद्गमित होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिमालय तंत्र, हिमालय तंत्र की नदियां उद्गमित या उद्गम स्थल है, उद्गमित होती हैं। ठीक है, आगे और क्या प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो प्रश्न ये बन जाता है क्या कि ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांट दिया गया है। ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांट दिया, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, जैसे महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद बाह्य हिमालय। तो हम लिखेंगे ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा है। ऊंचाई के आधार पर हिमालय के भाग,
हिमालय के भाग, और ऊंचाई के आधार पर हिमालय के जो भाग है वो कितने हैं? 3 है। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर पहले नंबर पर आ जाता है महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय। और तीसरे नंबर पर जो आ जाता है उसका नाम है बाह्य, बाह्य हिमालय। अब हम बात करेंगे इनको लेकर के और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ज्ञात है कि हिमालय के अंदर कई सारी पर्वत श्रृंखला, या कह सकते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला में कई सारी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। और उन चोटियों की यदि हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है, ठीक है, इस तरह से ऊंची चोटियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जिसको कह देते हैं नंगा पर्वत है, यहाँ पर नंगा पर्वत। और ये नंगा पर्वत जो पड़ता है कहाँ पर पड़ता है? सीधा सीधा जम्मू कश्मीर में। और आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर पड़ता है नंदा देवी पर्वत, और ये पड़ता है उत्तराखंड में। आगे यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम मिलता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ती है? नेपाल में पड़ती है, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बनेंगे? और प्रश्न बनता है क्या कि इसी के साइड में एक और चोटी मिलती है जिसको बोल देते हैं मकालू। ठीक है, ये आपका मकालू पर्वत हो गया। या हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक ऊंची चोटी मिलेगी जिसको हम बोल देते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो प्रश्न ये बन जाता है कि कंचनजंगा जो चोटी है वो कहाँ पर पड़ती है? कंचनजंगा चोटी भारत में पड़ती है। और यदि हम बात करें तो कंचनजंगा जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे प्रश्न क्या बनेगा कि जैसे यहाँ पर हो गई आपकी सिंधु नदी, और यहाँ पर एक नदी मिलती है जिसको कह देते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो नदियों को लेकर भी प्रश्न बन जाता है कि जो हिमालय है वह सिंधु नदी से शुरू होता है और ब्रह्मपुत्र नदी तक चलता है। यदि नदियों की श्रृंखला को इसमें से हम निकाल देते हैं तो हिमालय का विस्तार बच जाता है 2400 किलोमीटर। और यदि संपूर्ण विस्तार की हम बात करें तो 2500 किलोमीटर यहाँ पर आ जाता है। आगे क्या प्रश्न बनते हैं? चूंकि इसका विस्तार बहुत है इसलिए इसके विस्तार के कारण हिमालय को जो है वृहद हिमालय या विशाल हिमालय भी कह दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विशाल या वृहद, वृहद का मतलब बड़ा हिमालय, वृहद या विशाल हिमालय कह दिया जाता है इसके विस्तार के आधार पर। उसके बाद आगे क्या प्रश्न बनते हैं? आगे प्रश्न ये बनते हैं चूंकि यह बर्फ से ढका रहता है, ये सामान्यतः इसकी जो ऊंची चोटियां हैं ये बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए हिमालय को हिमाद्री भी कह दिया जाता है। ठीक है, बर्फ के कारण, बर्फ के ढके रहने के कारण इसको हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाद्री भी कह दिया जाता है। ठीक है, फिर प्रश्न क्या बन जाता है कि भारत की ऊंची चोटी को लेकर के कि हिमालय की जो भारत में ऊंची चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में भारत की ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और कंचनजंगा की यदि हम बात करें तो ये किस राज्य में पड़ती है? सिक्किम राज्य में पड़ती है। और यदि हम बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ती है। ठीक है, यह जो है हिमालय के अंदर भारत में स्थित हिमालय की ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत में स्थित हिमालय की ऊंची और प्रथम चोटी है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या कि आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हिमालय से लेकर के। तो आप एक बार इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिमालय के विस्तार को लेकर के। तो जैसे कि यहाँ पर जो आपका पड़ता है इसको बोलते हैं महान हिमालय, ये हो गया आपका महान हिमालय।
और इसके नीचे जो ठीक पड़ेगा उसको बोलेंगे हम लघु हिमालय। ये हो गया आपका लघु हिमालय। और इसके ठीक दक्षिण में जो पड़ेगा उसको बोलेंगे हम बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। और यदि हम बात करें तो बाह्य हिमालय को जो है शिवालिक की पहाड़ियां भी कह दिया जाता है। फिर प्रश्न ये बनता है कि लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के मध्य का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो इनके बीच जो बाउंड्री पड़ती है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है क्या कि महान हिमालय के विस्तार को लेकर के, और महान हिमालय के विस्तार को लेकर के प्रश्न क्या बनता है, इसकी औसत ऊंचाई के बारे में पूछ लेता है। औसत ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 3700 लेकर के 4500 मीटर तक जी है इसकी औसत ऊंचाई आ जाती है। किसकी? महान हिमालय की। 3700 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी जो है औसत ऊंचाई आ जाती है। फिर हम बात करते हैं कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में उन घास के मैदानों को कहा जाता है मर्ग। ठीक है, यानी लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो घास के मैदान होते हैं जम्मू कश्मीर में उन्हें कहा जाता है मर्ग। जैसे हम बात करेंगे किसकी? गुलमर्ग की या सोनमर्ग की। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इस बात को भी यहाँ पर क्या कि लघु हिमालय के अंतर्गत कश्मीर में, लघु हिमालय के अंतर्गत, लघु हिमालय के अंतर्गत कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं क्या आपका गुलमर्ग हो गया या सोनमर्ग हो गया। ठीक है, गुलमर्ग या सोनमर्ग। और यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि भारत में एकमात्र शीतकालीन ओलंपिक का केंद्र कहाँ पर है? तो भारत में एकमात्र शीतकालीन ओलंपिक का जो केंद्र है, जो ओलंपिक खेल खेले जाते हैं वो कहाँ पर है? गुलमर्ग में। और यदि हम बात करें तो आपको याद होगा कि जो गुलमर्ग है ओलंपिक खेल के लिए जाना जाता है। किस ओलंपिक खेल के लिए? चलिए आप बताइए, आप बताइए। मैं तो बता ही दूंगा, बाद में बताऊंगा। आपने ये बताना है कि भारत में एकमात्र शीतकालीन ओलंपिक का जो केंद्र है या खेले जाते हैं वो गुलमर्ग में खेले जाते हैं। और कौन सा खेल खेला जाता है ये आपको बताना है। ठीक, आगे हम बात करने वाले हैं क्या कि महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी इसके जो बीच का क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र को कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर आगे प्रश्न क्या बनेगा? आगे प्रश्न जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। किस प्रकार बनेगा कि जो महान हिमालय है और लघु हिमालय है इसके मध्य का जो क्षेत्र उसको कहा था मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये कहते हैं बाउंड्री। फिर लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय और बाह्य हिमालय का जो बीच का क्षेत्र है इसे कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट या फॉल्ट। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को। फिर यदि हम बात करें, जैसे कि हमने जाना था कि जम्मू कश्मीर में महान हिमालय के अंतर्गत, लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। और यदि हम बात करें तो इनको जब नीचे आते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के पहाड़ी जो ढलान है वहां पर इनको कहा जाता है बुग्याल या पायाल। ठीक है, तो इन्हें उत्तराखंड में किन्हें घास के मैदानों को, घास के मैदान, घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल या पायाल। तो बुग्याल या पायाल जो कहा जाता है घास के मैदानों को उत्तराखंड में कहा जाता है। फिर आगे प्रश्न बनता है कि यहाँ पर जो लघु हिमालय है
लघु हिमालय के अंतर्गत भारत के स्वास्थ्य वर्धक स्थल आते हैं। स्वास्थ्य वर्धक स्थल की यदि हम बात करें तो जिन्हें हम बोल देते हैं हिल स्टेशन। और आपने अक्सर मूवियों में देखा होगा, जब कोई अमीर आदमी होता है, बीमार पड़ता है या सांस लेने में दिक्कत उसे पैदा होती है, तो डॉक्टर उसे सलाह देते हैं हिल स्टेशन पर जाने की। तो प्रश्न ये बनता है, उत्तर भारत के स्वास्थ्य वर्धक स्थल कौन कौन से हैं? तो उत्तर भारत के स्वास्थ्य वर्धक स्थल जो पड़ते हैं वह लघु हिमालय में पड़ते हैं। जैसे हम बात करें, शिमला हो गया, मंसूरी हो गया, ये नैनीताल हो गया, या दार्जिलिंग हो गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं उत्तर भारत के स्वास्थ्य वर्धक स्थल। उत्तर भारत के स्वास्थ्य वर्धक स्थल कौन कौन से? स्वास्थ्य वर्धक स्थल कह दो या हिल स्टेशन कह दो। जैसा आपका हो गया शिमला, मंसूरी, नैनीताल, यह एक पड़ जाता है आपका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग और ये जो पढ़ते हैं ये किस में पढ़ते हैं? लघु हिमालय में पढ़ते हैं। फिर यदि हम बात करें तो लघु हिमालय के अंतर्गत क्या प्रश्न बनता है कि लघु हिमालय के मध्य में जो घाटियां पाई जाती है उन्हें पश्चिम में क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। ठीक है, लघु हिमालय के पश्चिम में जो घाटियां पाई जाती है उन्हें दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। और पूर्व में जो घाटियां पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो मैं लिखने वाला हूं कि लघु हिमालय के लघु हिमालय के पश्चिम में जो घाटी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दून। और जैसे हम कह देंगे देहरादून। और देहरादून की यदि हम बात करें तो यह उत्तराखंड की राजधानी है। और यदि हम बात करें लघु हिमालय के जो पूर्व में घाटी हैं उन घाटियों को क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो जैसे कि अभी आपने जाना था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय में है और उसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। यदि हम बात करें तो प्रश्न ये था कि हिमालय के अंतर्गत भारत की ऊंची चोटी कौन सी आती है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ती है। और प्रश्न ये आ जाए कि भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की ऊंची चोटी है केटू, या जिसका नाम मिलता है गॉडविन ऑस्टिन। और गॉडविन ऑस्टिन की यदि हम बात करें तो ये ट्रांस हिमालय में पड़ती है, जिसकी 8,611 मीटर ऊंचाई है और काराकोरम श्रेणी में यह पड़ती है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं लिख देता हूँ, अभी जगह है यहाँ पर भारत की ऊंची चोटी। भारत की ऊंची चोटी, तो भारत की ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो इसका नाम है केटू। और केटू को ही हम बोल देते हैं गॉडविन ऑस्टिन। और गॉडविन ऑस्टिन की यदि हम बात करें तो ये कहां पर पड़ती है? ट्रांस हिमालय में। पहले इसकी ऊंचाई लिख देते हैं, हाइट। इसकी हाइट जो पड़ती है वह 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। और ये जो है किसमें है? ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय में। फिर श्रेणी को लेकर भी प्रश्न पूछ लेगा, कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो आगे क्या प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं? जैसे कि आपको याद है कि यहाँ पर क्या हो गया आपका ये हो गया आपका महान हिमालय, ये वाला। और यहाँ पर हो गया आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय। और ये हो गया आपका बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। उसके बाद प्रश्न क्या बनेगा कि यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय।
और यदि हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में ही भारत की ऊंची चोटी जो पीओके क्षेत्र में पड़ती है, भारत की ऊंची चोटी K2 है, जिसको हम बोल देते हैं गॉडविन ऑस्टिन। तो यहीं पर मिलेगी भारत की ऊंची चोटी, जिसको बोल देते हैं हम क्या, K2। ठीक है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई को लेकर भी हमने बात की थी, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब प्रश्न क्या बनता है कि जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो अलग करता है, उस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को कहते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन। इंडो सांगपो सच्चर जोन। तो आपने याद रखना है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो अलग करता है, उसको बोलते हैं हम इंडो सांगपो सच्चर जोन। और यदि हम बात करें तो इस चीज को हम पहले जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि जो महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है, उसको कहा जाता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी इस वाले क्षेत्र को मैन सेंट्रल थ्रस्ट। और यदि इस वाले क्षेत्र की हम बात करें तो इसे मैन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, मैन बाउंड्री फॉल्ट। तो आपने याद रखना है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो अलग करता है उसे इंडो सांगपो सच्चर जोन, और महान हिमालय लघु हिमालय को जो अलग करता है उसे मैन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को जो अलग करता है उसे मैन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें, जैसे कि हमने जाना था भारत के स्वास्थ्य वर्धक स्थल जो शिमला, नैनीताल, मंसूरी है, तो यहाँ पर मिलेंगे आपको, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में मिलेंगे आपको, क्या मिलेगा, शिमला, नैनीताल और मंसूरी। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्या, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कि हमने चोटियों के संदर्भ में जाना था, यहाँ पर आपको मिलेगा मकालू पर्वत, यहाँ पर मकालू पर्वत, और यहाँ पर मिलेगा आपको माउंट एवरेस्ट, और यहाँ पर मिलेगी आपको कंचनजंगा। तो ये वाली कंचनजंगा, ये वाली माउंट एवरेस्ट, और ये वाली मकालू। उसके बाद आगे और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनको हम आगे जानते हैं। क्या भारत में जितने भी पर्वतों की यदि हम बात करें तो देखिए, पर्वत कई प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, जैसे बलित पर्वत हो गए, संचित पर्वत हो गए, मोड़दार पर्वत हो गए, या गुम्बदाकार पर्वत हो गए। और यदि हम बात करें तो भारत में पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वह 4 युग में हुआ है। और कौन कौन से 4 युग में हुआ है उनको हम जान लेते हैं। क्या कि भारत में पर्वतों का निर्माण 4 युग में हुआ है। नंबर 1, पहले युग की यदि हम बात करते हैं तो पहले युग का हमें नाम मिलता है कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन काल बोल देते हैं। ठीक है, कैम्ब्रियन युग, या इसको प्री कैम्ब्रियन काल कह देते हैं। और इसमें जो उत्पत्ति हुई वह भारत के प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत की, अरावली पर्वत की इसमें क्या होती है, उत्पत्ति। यानी भारत में पर्वतों का जो उत्थान हुआ है, पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है 4 युगों में हुई है। सबसे पहला युग कैम्ब्रियन युग, ये इसे प्री कैम्ब्रियन काल बोल देते हैं। और प्राचीन पर्वत यानी अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की यदि हम बात करें तो ये भारत ही नहीं विश्व में भी प्राचीन पर्वतों की श्रेणी में आता है। और यदि हम बात करें दूसरा युग, तो दूसरा युग कौन सा था और दूसरे युग का नाम क्या था? तो दूसरे युग का नाम था कैलिडेनियन युग। ठीक है, कैलिडेनियन युग। और यदि हम बात करें कैलिडेनियन युग की, तो इसमें जो निर्माण हुआ था वो पूर्वी घाट का निर्माण हुआ था, पूर्वी घाट का क्या हुआ था, इसमें निर्माण हुआ था। और यदि हम बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट का जो निर्माण हुआ था वो कुडप्पा चट्टानों से हुआ था। और कुडप्पा चट्टानें जो पड़ती है वो कर्नाटक में महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। और यदि हम बात करें तीसरे युग की, तो हर्षी युग उसको बोल दिया जाता है। तीसरे युग को कह दिया जाता है क्या, हर्षी युग या हर्षिनियन युग, हर्षिनियन
युग। और हर्षिनियन युग की यदि हम बात करें तो इसमें जो निर्माण हुआ था वो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ था। निर्माण विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों का निर्माण हुआ। यदि हम बात करें तो इन्हें भ्रंश पर्वत या भ्रंश घाटीय पर्वत भी कह दिया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं चौथे चरण की। तो चौथा चरण जो था, यहां पर लिख देता हूं मैं, चौथा चरण जो था उसे तृतीयक युग या अल्पाइन युग कहा गया। ठीक है, अल्पाइन युग कहा गया। और अल्पाइन युग में जो निर्माण हुआ आपका वह शिवालिक ऑब्लिक हिमालय, शिवालिक या शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, शिवालिक ऑब्लिक हिमालय, इनका निर्माण हुआ। ठीक है, निर्माण हुआ। तो यहां से मैंने चारों युगों के बारे में बता दिया। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम बात करते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो प्रादेशिक वर्गीकरण जो किया गया है हिमालय का वह मुख्यतः 4 भाग में किया गया है। और 4 भाग की यदि हम बात करें तो कौन कौन से जरा जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा मैपिंग कर लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से क्या हिमालय को प्रादेशिक वर्गीकरण जो है वह 4 भागों में किया गया। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक, क्या यहाँ पर एक नदी है जिसको बोल देते हैं सिंधु नदी। यहाँ पर जो नदी है इसको बोल देते हैं सतलज नदी। यहाँ पर जो नदी है इसको बोल देते हैं काली नदी। यहाँ पर जो नदी है इसको बोल देते हैं तीस्ता नदी। और यहाँ पर जो है आपकी इसको बोल देते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन नदियों को लेकर भी प्रश्न बन जाता है। क्या प्रश्न बनता है? सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। क्या ये वाला जो क्षेत्र है हिमालय का, इस वाले क्षेत्र को बोल देते हैं हम पंजाब हिमालय। इस वाले क्षेत्र को बोल देते हैं हम कुमायूं हिमालय। इस वाले क्षेत्र को बोल देते हैं हम नेपाल हिमालय। और इस वाले क्षेत्र को हम बोल देते हैं असम हिमालय। तो और यहाँ से क्या प्रश्न बनेंगे? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया वो कितने भागों में किया गया? 4 भागों में। कौन कौन से? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। फिर यदि हम बात करें तो इनके विस्तार को पूछ लेता है। जो पंजाब हिमालय है इसका जो विस्तार मिलता है वो हमें मिलता है 560 किलोमीटर। क्या है ये? इसका विस्तार है 560 किलोमीटर। विस्तार जो होता है वह पंजाब हिमालय का होता है। और पंजाब हिमालय की यदि हम बात करें तो इसमें ही भारत की ऊंची चोटी पड़ती है जिसको बोल देते हैं हम K2। और K2 पंजाब हिमालय की, यानी भारत की ऊंची चोटी है या पंजाब हिमालय की ऊंची चोटी, वह कौन सी है? K2। और K2 की ऊंचाई हमने कई बार जान भी ली। ठीक है, 8611 मीटर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जो आपका कुमायूं हिमालय है इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार है 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर जो विस्तार मिलता है वो कुमायूं हिमालय का मिलता है। और यदि हम बात करें नेपाल हिमालय के विस्तार की तो इसका जो विस्तार मिलता है
वह 800 किलोमीटर मिलता है, और असम हिमालय का जो विस्तार मिलता है वह 730 किलोमीटर मिलता है। और यदि हम बात करें इन हिमालयों के अंतर्गत ऊंची चोटियों की, तो जो इसकी कुमायूं हिमालय की जो ऊंची चोटी मिलती है, ऊंची चोटी, उसका नाम है नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत। और नेपाल हिमालय की जो ऊंची चोटी है, इसका नाम आपको पता ही है क्या, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर पड़ेगी आपकी माउंट एवरेस्ट, और यहाँ पर पड़ेगी आपकी नंदा देवी पर्वत। और अगर हम बात करें असम हिमालय की, तो असम हिमालय में आपको पता ही है क्या पड़ती है, कंचनजंगा पड़ती है। ठीक है, आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इनको जरा समझ लीजिए। क्या हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। नंबर 1 पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमायूं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय, नंबर 4 असम हिमालय। इनके विस्तार की भी हमने बात कर ली। इसका विस्तार 560 किलोमीटर, इसका 320 किलोमीटर, इसका 800 किलोमीटर और इसका 730 किलोमीटर। ठीक है, यदि हम बात करें कि और यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, तो प्रश्न बन जाता है नदियों को लेकर के कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में, सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय, और सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय पड़ जाता है। ठीक है आगे हम बात करने वाले हैं अब ट्रांस हिमालय की, तो बस थोड़ा सा और है, इसको भी समझ लीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है। तो बस 2 या 4 मिनट और रुक जाइए, हिमालय टॉपिक जो है समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं आगे। अगर हम बात करें अब ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय जो पड़ता है आपका, वह ऊपर पड़ता है यहाँ पर। और ट्रांस हिमालय की यदि हम बात करें कि इसकी श्रेणी कितनी है, तो ट्रांस हिमालय की मुख्यतः 4 श्रेणी है। पहली श्रेणी की यदि हम बात करें तो इसको काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी कहा जाता है। और काराकोरम श्रेणी में K2, फिर इसको कहा जाता है लद्दाख श्रेणी। और यदि हम बात करें तीसरी श्रेणी की, तो इसको कहा जाता है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। फिर यदि हम बात करें चौथी श्रेणी की, तो चौथी श्रेणी जो पड़ती है वो तिब्बत में पड़ती है, इसको कह देते हैं हम कैलाश श्रेणी, और ये पड़ती है आपका तिब्बत में। फिर जैसे कि आपको ज्ञात होगा, यहाँ पर पड़ता है आपका महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक, उसके बाद प्रश्न क्या बनता है कि जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय के बाद जो बाह्य हिमालय के अंतर्गत श्रेणियां आती हैं, बाह्य हिमालय के अंतर्गत लघु हिमालय के बाद जो श्रेणियां आती हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या यहाँ पर यदि हम कहते हैं तो 1 2 3 और 4, और इन चारों के नाम जो मिलते हैं, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। और यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। दूसरी श्रेणी की यदि हम बात करें तो इसको बोल देते हैं धौलाधर, धौलाधर श्रेणी। और धौलाधर श्रेणी पड़ती है आपके उत्तराखंड में। और तीसरी श्रेणी की यदि हम बात करें तो यह है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, और ये पड़ती है आपके नेपाल में। महाभारत श्रेणी कहाँ पर पड़ती है, नेपाल में। और नेपाल में ही अगली श्रेणी पड़ती है जिसे बोला जाता है नागा तिब्बा, नागा तिब्बा श्रेणी, और ये कहाँ पर पड़ती है, नेपाल में। तो दोस्तों प्रश्न क्या बनेगा एक और, कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय चूंकि इस पर बर्फ जमी रहती है और यह शीत होता है, इसलिए
हिमालय का शीत मरुस्थल जो कहा जाता है वह ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को हिमालय का शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा हिमालय को लेकर के टॉपिक, और हिमालय से संबंधित लगभग जितने प्रश्न थे सब हमने कवर किए। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, हिमालय से संबंधित या भारत का भूगोल हम जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कोई भी प्रश्न बचकर आपका नहीं जाएगा। इससे आगे की बात करेंगे हम कल, और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे की बात करेंगे हम कल, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। और जैसे कि आपको मालूम है, रहिए कैसे रहिए, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद।